मैं आपसे बात करने आया हूँ, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर ड्रॉप ईयर मेरे पास अवेलेबल है तो। व्हाई स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म? क्योंकि देखिए, जब तक बीमारी की बात नहीं होगी तब तक इलाज की बात नहीं कर सकते। तो पहले बीमारी की बात करते हैं। कि मैं आपको फॉल्स प्रॉमिस कर दूं कि मैं झूठ बोल दूं कि यार ड्रॉपर से बहुत सारे टॉप 10 में ऐसे आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है, वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलता मैं, लेकिन 11th और 12th से जो सीरियस पढ़ा होता है उसका चांसेस कंपेटिवली ज्यादा होता है। 6 में से अगर तुम 4 पॉइंट्स पे कवर नहीं कर पा रहे तो बेटा नहीं लेना ड्रॉप। तुम जितनी भी परसेंटाइल पे हो सीधे कॉलेज निकल लो। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्त ही रहना चाहिए। जेई मेंस की दोनों शिफ्ट के पेपर्स हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक मुझे मिला है जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं भी गया होगा। तो जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे बच्चों ने एडवांस की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, या कुछ बच्चे अब एडवांस की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। अब जिन बच्चों का पेपर खराब गया है या उतना अच्छा नहीं गया है, तो देखिए, अपने आप को हारा हुआ मत मानिए। एक पेपर था यार, हो गया। जिंदगी में ऐसे बहुत मौके और आएंगे, जिंदगी बहुत लंबी होती है। क्या पता किस मोड़ पर आपकी मेहनत और आपकी किस्मत आपको शिखर पर पहुंचा दे। तो अपने आप को किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। पेपर था, हो गया, खत्म बात। अब ये है कि आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर ड्रॉप ईयर मेरे पास अवेलेबल है तो। ये बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है। तो इस पे थोड़ी अच्छे से बात करते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगेन जो थंबनेल भी है कि भैया अगर आपका पेपर जो है वो उतना अच्छा नहीं गया है कि आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाए, तो हम सर क्या करें? जैसे मान लीजिए 80, 85, 90, 92 परसेंटाइल, इस टाइप से मेरी परसेंटाइल बन रही है कि मुझे जो कॉलेज मैं चाहता था उस तरह का कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो क्या मुझे कॉलेज अडॉप्ट कर लेना चाहिए या मुझे ड्रॉप लेकर अपने मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए? तो देखिए, सबके लिए एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे तो मैं बहुत सारी बातें करूँगा, उस हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिएगा कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि 90 परसेंटाइल से जिसका ऊपर है वो इस तरफ मूव करे, जो उससे नीचे है वो इस तरफ मूव करे, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। देयर इज़ नो रूल। कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, उन चेक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। अगर वो चेक पॉइंट्स आप मीट करते हैं तो आप इस तरफ और इस तरफ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों। मेरे लिए तो दोनों सजेशन है कि भैया आप, अगर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे बात की, मैंने कहा आपने अगर जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं गया तो ये बेवकूफ़ियाँ की होगी। इन बेवकूफ़ियों से हटकर अगर आप ढंग से मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, कि भैया मैं नहीं बदलने वाला, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मुझे जो है 8 घंटे रील्स देखनी है तो रील्स देखनी ही है, ठीक है? मेरे को धरती पे भेजा इसीलिए गया है कि इंस्टाग्राम की कोई रील छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा एंटरटेनमेंट छूटना नहीं चाहिए, आईपीएल के सारे मैचेस देखने हैं, मुझे ये देखना है, वो देखना है। तो फिर मेरा रिकमेंडेशन कुछ और होगा, फिर मेरा ये होगा कि भैया जो कॉलेज मिल रहा है, ले लें और जाएँ, उसी कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप में वो विल पावर है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए, पहला जो है कि भैया क्यों हम अंडर परफ़ॉर्म? रीज़न व्हाई स्टूडेंट्स अंडर परफ़ॉर्म? क्योंकि देखिए, जब तक बीमारी की बात नहीं होगी, तब तक इलाज की बात नहीं कर सकते। तो पहले बीमारी की बात करते हैं, ठीक है? कि आप लोगों का जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया या उतना अच्छा नहीं गया कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाए, तो क्या कारण रहे होंगे? तो देखिए, कारण में कुछ कारण तो मैं आपको बताऊँगा ही। जैसे मोटे-मोटे तौर पर अगर मैं सिंपल सी एक बात बोलूँ, यहीं पर पहले मैं ब्लैंक पे ही बात करता हूँ कि 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है। पहला जो जो मेन इश्यू होता है, एक तो 11th वेस्टेड। ये सबसे बड़ी इश्यू होता है। क्यों? कारण क्या होता है देखिए, और बहुत सारे बच्चों का 11th खराब होता है। रीज़न है कि 10th के बाद 11th में बहुत बड़ा गैप आता है। तो कई सारे बच्चे उस गैप को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो चीज़ें छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है। जैसे डिफरेंशियल आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, कहाँ हमने 9th-10th में सिंपल एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के चीज़ें सॉल्व कर ली, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट आ गया, खत्म, बहुत मज़े से चल रही थी जीवन।
लेकिन यहाँ एकदम से हर जगह कैलकुलस लग रही है, इंटीग्रेशन लग रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन पजल्ड हैं, ठीक है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट भी इतने सारे हैं, 9-10 में 3-4 कॉन्सेप्ट होते थे, बस ठीक है, और देखे हुए क्वेश्चंस होते थे। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है। तो 11th में ही बच्चा बिदक जाता है, ठीक है? तो वो फिर एक जो बैकलॉग क्रिएट होता है, वो अच्छा खासा होता है। फिर 12th में आके बहुत सारे बच्चे सँभलते हैं। तो जो 12th में आके सँभलते हैं, वो इन जनरली अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं। ये मैंने देखा है। लेकिन 12th में आके भी हम उसी बैकलॉग को ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं। चीज़ें चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो हम कुल मिला के 2 साल अपने एक कन्फ्यूज़न में बिता देते हैं। ना हमारा टाइम मैनेजमेंट सही होता है, ना हमारा आप ऐसे कह सकते हो कि जो अप्रोच है चीज़ों को हैंडल करने की, वो बढ़िया होती है कि भैया नहीं मुझे करना है तो करना ही है। ये सारी चीज़ें हम कहीं न कहीं बिगाड़ देते हैं। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बोर्ड के एग्ज़ाम्स। जब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो बच्चा यहाँ तक बहुत भयंकर दिवाली तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है? कि यार मैं 11th का देखूँ, 12th का देखूँ, और दिवाली के बाद एकदम से बम गिरता है कि भैया ये सब छोड़ो 12th बोर्ड, पहले 12th में 75% ले आओ नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चा एकदम से भागते-भागते 12th बोर्ड की तरफ मूव करता है और पूरी ताकत वहाँ लगाता है। इसके बीच में उसका रिवीजन छूट जाता है, ठीक है? जो पुराने नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? उनका आपका वो सब मेमोरी से मतलब लॉस हो चुका होता है। आपका पूरा दिमाग सिर्फ़ 12th के बोर्ड में फँसा हुआ होता है। तो बच्चा सिर्फ़ 12th बोर्ड में फ़ोकस्ड है, और ये अच्छी बात भी है। हम भी एडवाइस करते हैं कि 11th-12th अगर आपका जेईई में आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो पहली चीज़ होती है 12th बोर्ड पे फ़ोकस कर लें। ताकि वहाँ तो कम से कम आप जो 75 वाला क्राइटेरिया है उसको क्रॉस कर जाएँ। 12th बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स बन जाएँ। इज़ इट क्लियर? तो ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो 11th सबसे स्टार्ट में डेंट पड़ता है, और वो जब 12th बोर्ड वाला जो झटका लगता है लास्ट में, बच्चा एकदम बिखर जाता है, वो सब जेईई-वेईई की तैयारी छोड़ के उधर भाग जाता है। और ठीक भी है, कोई बहुत बुराई नहीं है कि अगर आप यहाँ ऑन एन एवरेज चल रहे हैं तो पहले इसको सँभाल लिया आपने। अब हो गया, ठीक है। तो ये 2 मेजर रीज़न्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं मैं जो आपसे बात करूँगा। तो अब क्या, मान लीजिए आपका 12th बोर्ड आपने निकाल लिया, ठीक कर लिया, तो क्या अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? तो मैं आपको अगर परसेंटेज वाइज़ बताऊँ, तो रैंक्स जो होती है वो 12th से आती है इन जनरली। जो रैंक्स होती हैं टॉप 10 वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो 12th से आती है, क्योंकि जो बच्चा 11th-12th में बहुत सिंसियरली, बहुत सिस्टमैटिकली हर चीज़ को फ़ॉलो करके उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समय ज़्यादा होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, वो ड्रॉपर से होते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, और उसमें अच्छी रैंक्स भी आती है। मतलब अच्छी रैंक्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप 10 में बहुत कम आते हैं ड्रॉपर्स। आप सर्च भी करेंगे, मैं आपको फ़ॉल्स प्रॉमिस कर दूँ कि मैं झूठ बोल दूँ कि यार ड्रॉपर से बहुत सारे टॉप 10 में ऐसे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है ड्रॉपर में कम होता है बहुत, मतलब एकदम जो टॉप 10 वाला होता है, वो उसमें ड्रॉपर्स के आने के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन आप टॉप 100 में उठा लीजिए, आपको मिल जाएँगे। टॉप 1000 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नियरली 70% या उससे भी ज़्यादा ड्रॉपर्स होते हैं, और 12th स्टूडेंट कम होते हैं। बस रैंकर्स वाला जो ज़ोन है उनका वो थोड़ा-सा कैप्चर्ड है, ठीक है? तो ड्रॉप ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने ड्रॉप लिया वही तो सेलेक्ट हुए हैं। उनका ही तो मेजर परसेंटेज है, मतलब आप ऐसे कह लीजिए 4 में से 3 बच्चे तो ड्रॉपर हैं, 1 बच्चा 12th का है। तो आप ड्रॉप लेके सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन अगेन ड्रॉप लेना आपका एग्ज़ाम अच्छे होने की गारंटी नहीं है। आपने ड्रॉप ले लिया कि यार एमएसटी सर बोले थे ड्रॉप ले लो, खत्म बात, दैट्स ऑल। हो जाएगा तुम्हारा सब। ड्रॉप लेके घर पे बैठ गए, वही पुरानी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद में नहाते-धोते करते-करते मतलब 2-3 बजे तक लंच किया, पूरा दिन निकल गया। उसके बाद शाम को तो मुझे थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमना ही है, इधर-उधर की एक्टिविटी करनी है, ये वो करते हुए पूरा दिन वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में आके बोल रहे हैं, "सर आपने तो कहा था ड्रॉप ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।" नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन तो। कैसे होगा बाबू? बेबी, कैसे होगा? पढ़े तुम? जो पिछली बार गलतियाँ की थी उससे तो ज़्यादा कर रहे हो तुम। तो ऐसे नहीं है चलेगा, ठीक है? क्या-क्या अब आपको मिस्टेक्स हैं, मैं आपको अगेन बोलूँगा, ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये आपने की होगी। इनमें से आप, मैं 6 मिस्टेक्स बोल रहा हूँ, इनमें से अगर आप 4 को भी रिमूव कर देते तो यू गेट सेलेक्ट। अगर आप 6 के 6 रिमूव कर सकते हैं, तो डेफिनिटली आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 6 में से 4 भी अगर आपने ढंग से रिमूव कर ली, तो आप सेलेक्ट तो हो जाएँगे।
तो आप अपने आप को चेक कीजिए, भले आप कितनी भी परसेंटाइल पे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप 96 परसेंटाइल पे ड्रॉप लीजिए और इस बार बहुत मक्कारी कीजिए, आपका कुछ नहीं होना। आप 20 परसेंटाइल पे हैं, लेकिन आपने कहा कि भैया इस बार मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मेरी विल पावर है, इस बार तो मुझे फोड़ना ही है, मैं अपने सारे शौक सब छोड़ रहा हूं 1 साल के लिए, तो डेफिनेटली आप बढ़िया रैंक से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मुद्दा है एटीट्यूड का। इसलिए स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये बोलेंगे इस परसेंटाइल से नीचे ड्रॉप लो, इस परसेंट नहीं। मैंने लोगों को सेलेक्ट होते देखा है, बहुत लो परसेंटाइल वालों को भी और बहुत हाई परसेंटाइल वालों को भी पिटते देखा है। रीजन, वो एक अलग ही मोड में चले जाते हैं, मस्ती के मोड में। उन्होंने कहा नहीं तो अब नहीं पढ़ना मुझे, अब मैं मस्ती करूंगा, तो ठीक है, तो वो निपट भी जाते हैं। तो पहला क्या क्या है, देखिए बेटा, पहली चीज तो हमेशा वही आती है जो जरूरी है कि आप जब किसी चीज की, किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आपका सोर्स बहुत बढ़िया से रहे, जहां से भी आप पढ़ रहे हो पहले एक बार ठीक, मतलब जहां भी आपको स्टडी स्टार्ट करनी है पहले एक बार थोड़ा सा अ लिटिल बिट होमवर्क ये कर लीजिए कि भाई क्या यहाँ मेरे सारे फंडे क्लियर होंगे। जैसे फिजिक्स की बात करें तो क्या फिजिक्स के सारे फंडे क्लियर होंगे, मैथ्स के पूरे फंडे क्लियर होंगे, केमिस्ट्री के पूरे फंडे क्लियर होंगे, क्या जेई मेंस और जे एडवांस के लिए जो जो चीज़ें सफिशिएंट है वो सारी चीज़ें कवर होंगी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या अच्छे से क्लियरली समझाए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला टास्क तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आनी ही चाहिए, ये जिद होनी चाहिए। इस बार काम चलाना वाला काम नहीं है कि यार थोड़ा मुझे आता है, थोड़ा नहीं आता, रोटेशन में मुझे कुछ आता है, कुछ नहीं आता, तो बेटा फिर ड्रॉप काहे लिए? आर या पार की लड़ाई है, और जब ड्रॉप ले रहे हो तो गो फॉर ए गुड रैंक, पूरी ताकत लगाओ भैया, अब तो आर पार खेलना है ना, तो वहां आपको डिस्काउंट नहीं देना है। इस बार ये सब नहीं चलने वाला कि सर मेरे को जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छे से आता है, उसके आगे की पूरी मैकेनिक्स नहीं आती। नहीं, एक-एक फंडा क्लियर होना चाहिए, पूरी ताकत लगानी है आपको समझने के लिए। और कोशिश, देखिए मैं इन जनरली तो इस टाइप के कमेंट्स नहीं करता, लेकिन तो भी आप वाइज़ली चूज़ कीजिए कि भई कहाँ आपको पढ़ना है। क्लियर? दैट्स इट। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है? वीक फाउंडेशंस, सरफेस लेवल लर्निंग, अनएबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ़ बहुत ईज़ी क्वेश्चंस करके खुश हो रहे हो, ठीक है? सिर्फ सरफेशियल लेवल आपने लर्निंग कर ली कि F बराबर है में, हाँ हो गया एनएलएम। वेज कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कुछ लगाया ही नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए ही नहीं, एग्जाम में आ गए, आप एकदम लटक गए कि भैया हो गया काम मेरा, यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये थोड़ा मैं बाद में लूंगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है सेकंड पॉइंट, कि भैया इस बार अगर जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, वही होता है ना कि हमें बचपना तो होता ही है, तो 2 सब्जेक्ट पे हमारा बहुत फोकस है, तीसरे को हम भाव ही नहीं दे रहे। अरे गर्लफ्रेंड थोड़ी है भाई, ठीक है, कि भैया ये मेरी चॉइस, ये मेरी चॉइस, ये मेरी चॉइस, या आप कुछ गर्ल्स ऑफेंड हो जाए तो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, ठीक है भैया। अरे सीधी-सी बात है यार, एग्ज़ाम है, उसके सिलेक्शन के लिए 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस इक्वली देनी है, ठीक है। इवन मैं तो कई बार कहता हूँ कि केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा बनते हैं यार, ठीक है। तो कई बार बच्चा कहता है सर मेरे को केमिस्ट्री याद नहीं होती, तो किसने तुमसे पूछा? तुम्हारी चॉइस कौन पूछ रहा है कि हरा कलर पसंद है, लाल कलर पसंद है, पर्पल कलर पसंद है, ब्लैक पसंद है, व्हाइट पसंद है, कौन पूछ रहा है तुम्हारी चॉइस? कि भैया नहीं पूछ रहा तुम्हारी चॉइस, ये सब्जेक्ट है, तुम्हें आते हैं, तो पढ़ के निकाल लो, खत्म बात। तो एक अच्छे बच्चे की, जिस जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनकी मैंने नेचर देखी है, वीकनेस उनमें भी होती है। बहुत सारे बच्चों की मेमोरी कम होती है, बहुत सारे बच्चों की कुछ अलग वीकनेस होती है, लेकिन उस वीकनेस से ओवरकम करने के लिए वो रास्ते निकालते हैं कि यार अल्टीमेटली आईओसी-ओसी में याद तो करना ही है मुझे। तो वो तरीके निकालते हैं, तो वो तरीके इवॉल्व करो, आपकी कोई पसंद नहीं पूछने वाला। तो ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि भैया अगर मैंने 2-3 सब्जेक्ट पे ही फ़ोकस किया था, या रोज़ मैं होमवर्क नहीं कर रहा था, या एक-एक क्वेश्चन पे 5-5, 10-10 मिनट बैठा हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस बार बहुत बेटर टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए मैंने कहा ना ये 6 पॉइंट्स कवर करूँगा, इनमें से अगर आप 4 पे टिक लगा पाएँ, तो ये आप ड्रॉप ले सकते हैं, नहीं तो भैया मत लीजिए, मेरा तो यही सजेशन है। ठीक है। क्या है? इनसफिशिएंट स्टडी शेड्यूल। आप कहीं भी, कभी भी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक-एक सवाल, मैंने कहा ना कि थ्योरी पढ़ने में 10-10 घंटे लगा रहे हैं, जो सर ने होमवर्क दिया वो कर ही नहीं रहे, फालतू का टाइम पास, ठीक है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन हार्ड क्वेश्चन्स, ये मैंने पॉइंट जानबूझ के डाला है कि आपने कहा कि इस क्वेश्चन को तो मैं करूँगा ही, 2 घंटे में करूँगा। बच्चे कहते हैं सर क्यों नहीं करना चाहिए? अरे जब पूरा होमवर्क हो जाए, आज के पूरे सारे लेक्चर्स का रिविज़न हो जाए, पूरा होमवर्क हो जाए, उसके बाद उन क्वेश्चन्स पे टाइम इन्वेस्ट करो। तुम क्या करते हो? स्टार्टिंग में कर देते हो।
पता चला आज जो केमिस्ट्री और मैथ्स में पढ़ाया था वो तुमने पढ़ा ही नहीं, उसके बाद में जो उनका होमवर्क था वो किया ही नहीं। फालतू का तुम एंटरटेनमेंट, मतलब ये एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट होता है, नशा होता है, बच्चों को लगता है मैं 2 घंटे मैं एकदम आइंस्टाइन हूँ, मैं आइंस्टाइन की तरह सोचूंगा, यही सवाल करूंगा। अबे पहले वो तो कर लो जो एसेंशियल है, लास्ट में तुम वो करो, ठीक है। इग्नोरिंग अ सब्जेक्ट, ये मैंने जानबूझ के डाला है कि भैया कोई ना कोई सब्जेक्ट तुम छोड़ देते हो कि मेरे को इससे प्यार नहीं है, फिजिक्स से प्यार नहीं है, मैथ से प्यार नहीं है। हाँ बाबू, सब में मार्क्स आने हैं, सब में मार्क्स आने हैं, तो सब कुछ करना है, ठीक है। ये सब मैंने एग्जाम के लिए डाले हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, हम टेस्ट बहुत स्किप करते हैं, हम टेस्ट नहीं देते, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि इस बार हम तैयार नहीं है। तो तुम कभी तैयार होगे भी नहीं, और जिस दिन जेईई मेंस का अगला पेपर होगा या जे एडवांस का अगला पेपर होगा, उस दिन तक भी तुम तैयार नहीं होगे। पहला पेपर आया, मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं, मैंने रिवीजन नहीं किया प्रॉपर, सब ये नहीं किया, इसलिए मैं नहीं दूंगा, अगला भी नहीं दूंगा, तो बेटा तुम्हारा कभी ना हो रहा, और जिस दिन फाइनल पेपर होगा तब तक भी तुम तैयार नहीं रहोगे। तो तुम तैयार हो या ना हो, प्रॉपर रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस टेस्ट दो, ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट दो, मतलब तुम्हें जो भी अवेलेबल हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अति कि हर दिन ही टेस्ट देने बैठे हो, लेकिन जो भी आपके करिकुलम में है, डिजाइंड है कि यहाँ क्या, क्योंकि भाई ये बहुत मतलब रिसर्च से होता है कि भैया हाँ यार 3 वीक बाद एक पेपर हो जाना चाहिए बच्चे का, बाद में लास्ट में बहुत सारे पेपर एक साथ होने चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए, तो वो आपको देने हैं, हम आपको जो जैसा भी आप फॉलो करेंगे आपको बताया जाएगा, तो आपको वो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। रिवीजन का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा ये रहा पुअर रिवीजन, याद रखिएगा पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन डे 1 से प्लान नहीं करेंगे, आप रिवीजन लास्ट मंथ में प्लान करेंगे, जो इस बार आपने किया होगा, तो डेफिनेटली इस बार अगले बार भी वही होने वाला है जो इस बार हुआ है। आपको डे 1 से रिवीजन प्लान करना है। आप बोलेंगे सर डे 1 से कैसे? डे 1 से ऐसा होता है कि भैया जैसे आपने क्लास नोट्स पढ़े, हर 7वें दिन आप इस पूरे वीक को समराइज कीजिए, पढ़िए 5-5, 10-10 मिनट, एक लेक्चर को 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, मतलब रिसर्च लेवल पे नहीं जाना है, क्लास में जो पढ़ाया था वो समझाना, वहीं डाउट पूछिए, ठीक है। उस दिन का उस दिन समझा, नहीं तो अगले दिन पूछा डाउट, क्लियर कर लिया। तो वो 5 से 10 मिनट एक लेक्चर लेता है। तो पूरा संडे सिर्फ इसी काम में डिवोट कीजिए कि ये जो 6 हैं, 6 के 6 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के जो भी हैं, वो सारे के सारे मेरे रिवाइज़ हो गए। शॉर्ट नोट्स अगर ज़रूरी हो कि जो चीज़ें आपको लगता है कि ये मैं बार-बार भूल जाता हूँ, ये बार-बार भूल जाता हूँ, जैसे मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट नोट्स बहुत बनाता हूँ, मैं उन्हें फर्रे बोलता हूँ, और वो फर्रे मेरे बहुत काम आते हैं, बहुत छोटे-छोटे से फर्रे होते हैं, बहुत छोटे-छोटे से कि मेरे को याद रहता है कि ये वाली चीज़ मैं भूल जाऊँगा, ये लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज आप किसी के भी शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए दुनिया में, आपके कोई काम नहीं आएँगे। आपको पता है आपके मोबाइल में आजकल मटेरियल इतना है, दुनिया भर का मटेरियल डाउनलोड पड़ा है। आप पढ़ कुछ नहीं रहे, पढ़ कुछ नहीं रहे। तो बच्चों को लगता है शॉर्ट नोट्स भी मुझे कोई बना के दे दे यार। वो बना के देगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पड़ी ही रहेगी, काम नहीं आएगी। हमारी एक नेचर होती है बच्चों की ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करके रख लूँ। काम क्या ले रहे हो? कुछ नहीं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएँ उसी दिन जो या जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तभी, उसी दिन फर्रे बनाएँ, ताकि सिर्फ़ उन फर्रों को देख के आपको चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। मैं तो बहुत करता था, ठीक है? क्योंकि मेरी मेमोरी कम है, ठीक है? नॉट मेकिंग समरी नोट्स या शॉर्ट कोट, की फॉर्मूला एंड थ्योरम, मैंने यही किया है। तो हर संडे आपका रिवीजन हो, और मंथ में 1 दिन पिक कर लीजिए कि जिस दिन आप उस मंथ का रिवीजन कर लें, क्योंकि आप पेपर से 1 दिन पहले रिवीजन करने की सोचते हैं, रिवीजन 1 दिन पहले नहीं होता, उस दिन भी क्लास होती है। तो कैसे रिवाइज़ करेंगे? फिर क्लास बंक कर देते हैं बच्चे। उस दिन जो क्लास बंक करते हैं, उसका लेक्चर से कभी सवाल आया जेईई मेंस में तो होगा भी नहीं तुमसे, क्योंकि तुमने क्लास बंक की है। तो रिवीजन डे 1 से होगा। तो इसीलिए मैं अगेन कह रहा हूँ 4 पॉइंट्स में से 6 में से अगर तुम 4 पॉइंट्स पे कवर नहीं कर पा रहे, तो बेटा नहीं लेना ड्रॉप। तुम जितनी भी परसेंटाइल पे हो सीधे कॉलेज निकल लो। इसीलिए मैंने 2 फोटोज़ बनाई थी। ठीक है? अगला है, ये सब हो गया, फिर है आपका ये सब मेन है, फिर है ये दोनों पेपर के लिए पॉइंट है। ये दोनों पेपर के लिए पॉइंट है। बच्चे ने सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि पेपर भी वो तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहा। पेपर भी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है। इस पे हम डिटेल में और बात कर लेंगे बाद में। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना भी आपको आना चाहिए कि भैया आपने तैयारी पूरी की, जो पहले 4 पॉइंट्स हैं वो सब किया आपने, रिवाइज़, आपने क्लास अच्छे से अटेंड की, क कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हुआ है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, आप आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ, लेकिन आप और पेपर भी सारे दे रहे थे। लेकिन चक्कर ये है कि आप पेपर देते वक़्त बहुत बौखला जाते हो, स्ट्रेस आ जाती है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ये होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। कुछ बच्चे मैंने बहुत लंबे टाइम ऑफलाइन पढ़ा है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे
खासकर ये गर्ल्स के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है? कि बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत, हर जो चीज़ हम देते हैं, होमवर्क जो देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो एकदम से अंडर प्रेशर आ जाती हैं और चीज़ें। तो ये भी आपको रिकवर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे रिकवर करें? उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने कहा इस पे हम बात कर लेंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि इन द एंड तो दुनिया आपके मार्क्स देखेगी, आपकी मेहनत नहीं। आपके मार्क्स जो आएँगे एग्ज़ाम में वही देखेगी। तो आपको इससे भी रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ? तो स्ट्रेस एंग्ज़ायटी बहुत लोगों को होती है यार। इसमें कोई बहुत इसमें ये नहीं है कि भैया देखिए ऊपर वाले ने सबको समान नहीं बनाया, सबको अलग-अलग टैलेंट दिया, अलग-अलग वीकनेस और स्ट्रेंथ दी है। तो जिनको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होती होगी उनके पास कुछ और स्ट्रेंथ भी दी होगी। तो सबको अलग-अलग दिया है तो आपको इससे ओवरकम करने के भी तरीके ढूँढने हैं। वैसे हम भी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये करना तो पड़ेगा क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी पेपर में नंबर नहीं आए तो क्या फ़ायदा? इसकी बात भी हम करेंगे कि ये जो है आप पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं करते, तो उसमें और बहुत डिटेल में बात होगी। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हुए जिन पे बाकी इन 4 पॉइंट्स के लिए तो मेरा साफ-साफ सा है कि भैया आपके कम से कम 3 पॉइंट्स तो कवर होने ही चाहिए इनमें से। क्लियर? फिर अगेन इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। अगर आप इन 6 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट 2 पॉइंट जो एग्ज़ाम वाले थे उनमें से कोई 1 पॉइंट मान लेता हूँ और 4 में से 3 पॉइंट पे आप टिक कर लेते हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा। आप में विलिंगनेस है कि मैं भैया मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूँगा। जो जहाँ भी मैं चीज़ें स्टडी स्टार्ट करूँगा वहाँ मैं पूरी ताकत लगा के पढ़ूँगा। तो उसके बाद तो फिर भैया ये है कि इनमें से कुछ भी आपको बीच में 1-2 महीने के बाद रास्ता नहीं भटकना है। तो आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुँचेंगे, डेफ़िनिटली ड्रीम कॉलेज पहुँचेंगे, लास्ट में मैंने बनाया भी यही है और बच्चों का होता है कि एक जो मेजर कंसर्न होता है कि सर 1 साल खराब हो जाएगा, ये ज्ञान बहुत दिया जाता है। अब बोलेंगे सर आप इसे ज्ञान बोल रहे हैं, 1 साल, यार 1 साल क्या मैटर करता है? अगर आप अपने अ, जीवन की शुरुआत जो कॉलेज के बाद जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, उसकी शुरुआत एक बहुत अच्छे कॉलेज से निकल कर रहे हैं, तो 1 साल डज़न्ट मैटर। पता भी नहीं चलता कि भैया कब साल निकल जाते हैं। मेरे को 19 ईयर कंप्लीट हो गए टीचिंग को, ठीक है? और आज भी मुझे अपनी पहली क्लासेस के मोमेंट याद हैं और पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। तो 1 साल डज़न्ट मैटर इसको तो मैं फालतू का ज्ञान मानता हूँ। हाँ, लेकिन हर ड्रॉप लेने वाला बच्चा सेलेक्ट होता है? नहीं। ड्रॉपर से सिलेक्शन मैक्सिमम होते हैं? येस। ह हर ड्रॉपर सेलेक्ट नहीं होता। रीज़न जो अपनी आदतों, जो अपनी मिस्टेक से सीख कर उन्हें मैक्सिमम इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। अच्छी रैंक्स आती है, टॉपर से बहुत अच्छी रैंक्स आती है, टॉप 100 में आती है, टॉप 200 में आती है, टॉप 50 में भी आती है, टॉप 10 में रेयरली आती है। साफ बोलना, सुखी रहना, झूठ कुछ नहीं बोलना क्योंकि आजकल आजकल सिंपल सी बात है, वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलता मैं, लेकिन सिंपल सा एक ये होता है कि आप तो गूगल कीजिए ना, सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि उसमें 11th और 12th से जो सीरियस पढ़ा होता है, उसका चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। वो थोड़ा-सा अलग लड़ाई है। बाकी सिलेक्शंस मैक्सिमम सिलेक्शन ड्रॉपर से ही होते हैं। तो अगेन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई थिंक मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और लेना है, अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर सकते हो तो लीजिए, खेलिए और अगेंस्ट द ऑड खेलिए। कोई अपोज़ कर रहा है कि 1 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 साल पता ही नहीं चलता जीवन में कहाँ चला गया। हाँ, लेकिन वही बेवकूफ़ियाँ करोगे तो ये 1 साल में तुम पता और नीचे चले जाओगे। ठीक है? तो इन द एंड लव यू ऑल, टाटा बाय-बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और साथ के साथ बाबू एंड बेबी पढ़ते रहिए। लव यू ऑल, टाटा बाय-बाय।